चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 6 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में देखेंगे। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है और यह उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया गया है, और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। और ग्लोब पर देशों, उपदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और पृथ्वी के समान इसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिससे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग्लोब जो इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने की सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश से रेखाएं कहते हैं, यानी समानांतर रेखाएं कहते हैं। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर इसके वृत्त का एक चौथाई है और अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से भी व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोटे है, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र जैसे 2.2 में स्पष्ट की है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं देखें तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं और ये हैं। उत्तरी पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मक्का रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में तथा उत्तर पूर्वी वृत्त में है और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर है। पृथ्वी के ताप कटिबंधन के बारे में देखें तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में शीर्ष के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरण होती है और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी
ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम होता है और इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य तिरछी से ज्यादा ऊपर ही नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। और इस संदर्भ में रेखाओं की देशांतरीय मयोत्तर कहते हैं और उनके साथ और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट के सेकेंड में विभाजित किया जाता है और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय मयोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश यानी समानांतर अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय मयोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अनुसंख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। और तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उसे गुजरने वाली मयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस मयोत्तर को प्रमुख मयोत्तर कहते हैं और उसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख मयोत्तर तथा 180 डिग्री मयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षपू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। और यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मयोत्तर का एक ही रेखा पर स्थित है और अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय मयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। और अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए समय में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। और अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। और आप इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को संख्या क ख ग घ अंक अक्षरों से व्यक्त करें। और जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को अ ब श द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। और मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी गोलार्ध को व्यक्त करती हैं। और अब आप देखेंगे कि वृत्त और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं आप और उसके बाद देशांतर और समय देखें। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय मयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर हो गया, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है और उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा और 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे है और अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय
समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। और किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। अब आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय मध्योत्तर पर सभी स्थानों के स्थानीय समय समान है, और हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखते हैं अलग अलग मध्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। और उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तक, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी मध्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए, और इस मध्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। और भारत में अनुसार 82 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 पूर्व को मानकर मध्योत्तर मान लिया गया है। और इस मध्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और इसे पूरे भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। और भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगी, और अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। और आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, और तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। और कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होगा, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। और उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, और पृथ्वी की एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।